वेलकम बैक। पाकिस्तान में ख्वाजा सराओं की अक्सरियत नाच गाकर या फिर भीख मांगकर या दीगर कामों से अपनी रोजी रोटी कमा रही है। हमारी सोसाइटी में इनको कोई अच्छा रोजगार क्यों नहीं मिल सका और क्यों नहीं मिल सकता? आखिर इसकी क्या वजह है? उनकी तालीम का ठीक बंदोबस्त नहीं होता। अगर उनकी तालीम अच्छी होगी, वो भी उसी तरीके से मुख्तलिफ उलूम व फ़नून सीखेंगे, उसके लिहाज से उनको भी मुलाजमतें मिलेंगी। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आपने किसी एक पेशे ही को उनके लिए ख़ास कर दिया है। इससे पहले हमारे मुसलमानों के माशरे में ऐसा नहीं था। 12-13 सदियों तक वो हर तरह के कारोबार करते रहे हैं, मामलात करते रहे हैं, महल्लात में खिदमात अंजाम देते रहे हैं। इस तरह के सब मामलात उनके ज़रिए से होते रहे। ये मालूम नहीं कि कहाँ से रस्म चली जिसके नतीजे में कारोबार से भी उनको अलग कर दिया, तालीम से भी अलग कर दिया। अभी तक इस सेक्स को, तीसरी सेक्स को अबनॉर्मल नहीं समझा जाता, नहीं तस्वर किया जाता। तो जो एम्प्लॉयर्स हैं वो भी कहते हैं कि क्यों रिस्क लें जब हमें नॉर्मल लोग मिल जाते हैं। तो माशरे में ना अभी ह्यूमन राइट्स की उतनी सेंसिटिविटी नहीं है कि इस तरह की चीज़ों को इग्नोर कर सके। तो ये मैच्योरिटी माशरे में आ रही है। ख्वाजा सरा इस मुल्क के शहरी होने की वजह से क्या ये हक नहीं रखते कि उनके लिए सरकारी महकमों में अलग से नशिस्तें मखसूस की जाएं? क्या वो ऐसी आबादी नहीं जिसके हुकूक का इस्तेहसाल हो रहा है? अगर इसकी ज़रूरत महसूस हो कि उनकी इनकरेजमेंट के लिए या उनको आगे बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाए तो आप कर सकते हैं, वरना मेरिट पर असल में तो हर शख्स को आना चाहिए। यानी कोशिश ये करनी चाहिए कि उनकी हम हालत तालीमी लिहाज से इतनी बेहतर करें कि वो मेरिट पर बाकायदा कंपटीशन में आएँ और उसके बाद मुलाजमतें हासिल करें। पहली बात तो यह कि उनका एजुकेशन लेवल रेज हो। जिन लोगों का एजुकेशन लेवल रेज हो जाता है, जो इस तरह की जेनेटिक फॉल्ट में लेके पैदा होते हैं या जिनके अंदर साइकोलॉजिकल, ये जेनेटिक से भी ज़्यादा साइकोलॉजिकल मसाइल है, जिनके अंदर इस किस्म के साइकोलॉजिकल मसाइल होते हैं, अगर वो पढ़ लिख जाते हैं, हायर एजुकेशन हासिल कर लें तो वो एडजस्टेड है। बुनियादी तौर पर मसला सारा ख्वाजा सराओं का ये है कि इन्होंने अपने आप को एक प्रोफेशन के साथ एसोसिएट कर लिया। इस प्रोफेशन से बाहर तो निकलें, इनको जॉब मिलेगी। साहब मुझे छोड़ दे ना साहब, मैंने अपने गुरु की दवाई लेके जानी है ना। साढ़े साथ काट। अभी तो आई हूँ, अभी तो 1 रुपया भी नहीं मिला। झूठ ना बोल वरना तू जानने। वरना क्या, तू हमारी जींस तब्दील कर देगा? ओके, पुलिस वाला को दुखता करते। ख्वाजा सराओं को हमारी सोसाइटी में हर रोज किसी ना किसी तजलील से गुजरना पड़ता है। इस तजलील और इस बेइज्जती की क्या वजह है? क्या वो किसी और खुदा की मखलूक हैं जो उनसे इस तरह का सलूक किया जाता है? उसकी वजह मेरे नज़दीक जहालत है बुनियादी तौर पर। अगर आप अपनी सोसाइटी को इससे बुलंद करें कि वो सोच में अपनी तब्दीली पैदा करे, ये हमें अपने घरों में भी करनी चाहिए, ये हमें अपने तालीमी इदारों में भी करनी चाहिए, और अब तो मीडिया एक बड़े मौसर ज़रिए के तौर पर सामने आ गया है, उसको भी इसकी कोशिश करनी चाहिए कि उनको इंसानों की हैसियत से देखा जाए और इंसानों की हैसियत से इज़्ज़त और तकरीम दी जाए उनको। क्या इस तरह का मुआशरती रवैया इन लोगों को ड्रग के इस्तेमाल और दीगर खराफात की तरफ नहीं धकेल देता? आखिर इनकी नफ्सियात पर कुछ तो असर होता है, और किस तरह की नफ्सियाती मुश्किलात का इन लोगों को सामना हो सकता है? हमारे लोगों पे ज़हनी तौर पे जो वो ज़्यादा वो एक तो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। आप देख लें, कहीं ये महफिल में जाएंगे तो औरतों के साथ भी नहीं बैठेंगे, मर्दों के साथ भी बैठेंगे, जीव अपने अलहदा से बैठ जाएंगे। वो फील करेंगे कि अगर इनमें जाएंगे तो ये हमें झिड़क देंगे ये लोग। तो एक तो ये कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं ये लोग। दूसरा उनमें ये चीज़ हो जाती है कि वो ज़हनी मरीज भी हो जाते हैं। मेरी बात सुन सब। बशीरे किसको पकड़ ले आए हो? और सर ये बड़े हरामजादे लोग हैं, इन पे पर्चा काटो, आवारागर्दी का और गलतकारी का। ओए छोड़ो, इनकी बात दुआएं नहीं लेते। छोड़ देंगे साहब, सुबह तक। शाह तेरी मर्जी फिर। साहिबा के साथ क्या हुआ, इस रस्म सितम के सिरे अभी तलाश करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक।